ये कहानी है एक ऐसे महिला की जिस पर समाज ने इस कदर अत्याचार किया कि जिसको बयां नहीं किया जा सकता। वो महिला जिसके नाम के आज भी लोकगीत गाए जाते हैं। एक ऐसे महिला जिसे महिलाएं आज भी अपनी प्रेरणा मानती हैं। वो महिला जिसके नाम की मिसालें दी जाती हैं। जब कोई महिला समाज के द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ खड़ी होती है और आवाज़ बुलंद करके उनका विरोध करती है तो यही कहते हैं कि ज़्यादा फूलन मत बनो। ये कहानी है मात्र 38 साल की उम्र में चंबल से लेके संसद तक का सफ़र करने वाली बैंडिट क्वीन फूलन देवी की। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र। उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में एक गांव है घूरा का पुरवा नाम का। 10 अगस्त 1963 को यहाँ पर एक बेहद ही गरीब और कमज़ोर परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। घर वाले प्यार से फूलन नाम रखते हैं। पिताजी मजदूरी करते थे। 1 एकड़ ज़मीन थी लेकिन उसको भी उनके सगे भाई ने कब्जा कर रखी थी। फूलन जब बड़ी हुई तो उसके तेवर एकदम अलग थे। उसमें ज़रा भी दब्बूपन नहीं था। वो ना किसी के आगे झुकती थी और ना किसी से दबती थी। जब 9-10 साल की हुई तो उसकी माँ ने बताया कि उनकी खुद की ज़मीन उनके सगे चाचा ने कब्जा कर रखी है। 9-10 साल की उम्र में फूलन अपने चाचा से भिड़ने को तैयार हो गई और इस विवाद में उसने अपने चचेरे भाई का सर फोड़ दिया। इस तरह का व्यवहार किसी को पसंद नहीं आया, ना गैरों को और ना उसके अपने घर वालों को। तब घर वालों ने फैसला किया कि अब फूलन के पाँव में बेड़ियाँ डालनी पड़ेंगी और इस समाज को बेटियों को बांधने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो है उनकी शादी करा देना। और यही किया फूलन के घर वालों ने भी। मात्र 10 साल की उम्र में फूलन की शादी उससे लगभग 35 से 40 साल बड़े एक अधेड़ से कर दी। फूलन ने इसका विरोध करा, आंसू बहाए, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ना पड़ा और फूलन को 10 साल की उम्र में अपने ससुराल के लिए विदा होना पड़ा। फूलन ससुराल पहुंची तो कुछ समय बाद ही उसका शोषण चालू हो गया। 10 साल की उम्र में उसे अपने पति के साथ सहवास होना पड़ा, यानी कि पहली बार वो मात्र 10 साल की उम्र में बलात्कार का शिकार हुई, वो भी अपने पति के द्वारा। समय बीता तो फूलन ने ये सब सहने की आदत डालनी शुरू कर दी, लेकिन उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। एक 11-12 साल की बच्ची कैसे इतना कुछ सह सकती है, जिसके चलते फूलन का स्वास्थ्य खराब हुआ और उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसको अपने मायके आना पड़ा, लेकिन इस कदर मायके आना भी उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगा और कुछ समय बाद ही उसके अपने भाई ने फूलन को ले जाके फिर उसी नरक में धकेल दिया जहाँ से कुछ समय पहले चलकर वो अपनों के पास आई थी। लेकिन जब वहाँ पहुँची तो देखा कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। फूलन ने इसका भी विरोध किया, लेकिन किसी को कुछ भी फर्क ना पड़ा और फूलन को सरेआम उसके पति और उसकी नई पत्नी ने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। अब फूलन के पास कोई ठिकाना ना था। एक उसका अपना घर जहाँ से उसके अपने भाई ने यहाँ पर छोड़ा था, एक था उसका ससुराल जहाँ से उसे सरेआम बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन मजबूरी में फिर फूलन को अपने मायके आना पड़ा। मायके आई तो गुजारे के लिए उसके पास कुछ ना था, जिसके चलते उसने अपने चाचा से एक बार फिर ज़मीन की मांग की, लेकिन चाचा ने एक झूठे केस में फूलन को फंसा दिया। पुलिस आई, फूलन को पकड़ के ले गई और कहा जाता है कि फूलन पुलिस थाने में दूसरी बार बलात्कार का शिकार हुई, वो भी न्याय दिलाने वाली पुलिस के द्वारा। फूलन का विश्वास सभी लोगों से धीरे धीरे उठने लगा था, गैरों से, अपनों से और उस न्याय दिलाने वाली पुलिस से भी। फूलन पुलिस थाने से छूटी तो कुछ समय बाद ही उसको एक डकैतों का गैंग अगवा करके ले गया। वो गैंग था बाबू गुज्जर का और उसे काफ़ी समय तक बंधक बना के रखा गया। इस दौरान बाबू गुज्जर की फूलन के ऊपर नीयत खराब होने लगी, जिसका
उसी गैंग के एक व्यक्ति जिसका नाम था विक्रम मल्लाह, उसको अच्छा नहीं लगा और बाबू गुज्जर और विक्रम मल्लाह में विवाद होने लगा। विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों में दुश्मनी हो गई और विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की इस तरह हत्या होना एक दूसरे डकैतों के गैंग को नागंवार गुजरा। वो गैंग था श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर दोनों बाबू गुज्जर की मौत का जिम्मेदार फूलन को मानते थे और वो दोनों फूलन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन विक्रम मल्लाह के होते ये ज़रा भी मुमकिन ना था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि पहले विक्रम को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा किया भी। पहले विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को अपने साथ अगवा करके बहमई गांव ले गए और बहमई गांव में फूलन को 3 हफ्तों तक बंधक बना के रखा गया। उसका शोषण हुआ और 3 हफ्तों तक लगातार उसका बलात्कार किया गया। पूरे गांव में उसे नंगा करके घुमाया गया। फूलन सबके सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, बचा लेने की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई आगे ना आया। इस चंगुल से फूलन किसी तरह निकली तो फूलन अपने ऊपर किए गए हर एक अत्याचार का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए फूलन को अपने हाथों में हथियार उठाना पड़ा और उसने रास्ता चुना चंबल का। वो चंबल पहुंची तो उसने अपनी खुद की एक गैंग बनाई और उसने काफ़ी समय तक ट्रेनिंग की, गोली चलाना सीखा, अपने आप को मजबूत करती रही, तैयारी करती रही। जब वो पूरी तरह तैयार हुई तो अपने लोगों के संग सबसे पहले पहुंची वो उस अपने ससुराल में जहां से उसे सरेआम बेइज्जत करके निकाला गया था। उसने अपने पति और उसकी नई पत्नी की जमकर कुटाई की। इसके बाद वो सीधे पहुंची उसी बहमई गांव में, जिस गांव में उसके साथ इस कदर अत्याचार हुआ था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वो बहमई गांव पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। वो तुरंत 2 लोगों को पहचान गई जो लोग उसके ऊपर अत्याचारों में शामिल थे। उन दोनों को उसने अपने आदमी से पकड़वाया और उनसे पूछने लगी कि बाकी के लोग कहाँ हैं, श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर कहाँ हैं, जो पहले ही फूलन देवी के डर से गांव छोड़कर भाग गए थे। लेकिन वो लोग लगातार बताने से इनकार करते रहे। इस तरह इनकार करना फूलन देवी के गुस्से को बढ़ा रहा था। देखते ही देखते गांव के कुछ और लोग उन दोनों के समर्थन में आके खड़े हो गए और इस तरह लोगों का समर्थन करना फूलन देवी के गुस्से को और बढ़ाने लगा। फूलन देवी उन सब से लगातार पूछती रही कि मुझे बाकी के लोगों का पता बता दो, तुम लोग क्यों उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो जिन्होंने मेरे साथ इस कदर ज्यादती की। लेकिन वो लोग लगातार बताने से इनकार करते रहे और फूलन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और इसी गुस्से के चलते उसने बहमई गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। इस घटना ने पूरे देश में भूचाल चला दिया। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीपी सिंह, लेकिन चर्चा में आई फूलन देवी। इस घटना ने फूलन देवी को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। हर एक अखबार बस फूलन देवी के लिए लिख रहा था। इसी घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। कई राज्यों की पुलिस अब फूलन देवी के पीछे पड़ी हुई थी, उसे जगह जगह तलाश रही थी, जगह जगह छापेमारी हो रही थी, काफ़ी लोगों के एनकाउंटर भी किए गए, लेकिन फूलन देवी को पुलिस हाथ तक नहीं लगा पाई। उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार थी और उसी सरकार में एक पुलिस अधिकारी थे राजेंद्र चतुर्वेदी नाम के। राजेंद्र चतुर्वेदी अर्जुन सिंह से मुलाकात करते हैं और उन्हें फूलन देवी के सरेंडर कराने की पहल करते हैं। इसके जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं और राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन देवी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान फूलन देवी से
सरेंडर करने की बात कहते हैं, जिसको सुनकर फूलन देवी गुस्से से तिलमिला जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका गुस्सा शांत होता है और वो राजेंद्र चतुर्वेदी से कहती हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं सरेंडर करती हूँ तो मेरा इनकाउंटर नहीं किया जाएगा। इस बात पर भरोसा दिलाते हुए राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन देवी को कहते हैं कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ भेज सकती हैं, मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री से उसकी मुलाकात करवा दूंगा। और फूलन देवी इसके लिए राज़ी हो जाती हैं। वो अपना एक आदमी भेजती हैं, उसकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और इस बात का जब पता फूलन देवी को चलता है तो वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और 13 फरवरी 1983 को वो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने अपने सभी साथियों के साथ सरेंडर कर देती हैं। उन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वो तकरीबन 11 साल तक जेल में रहती हैं और कहा जाता है कि इस दौरान उनका ऑपरेशन करके उनको बिना बताए उनका यूट्रस यानी गर्भाशय निकाल दिया गया था, ताकि कभी वो किसी बच्चे की मां ना बन पाएँ। साल 1994 का था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सत्ता में थे। तभी मुलायम सिंह ने फूलन देवी पर लगे सभी आरोप वापस लेने की पहल की। पूरे देश भर में ज़ोर शोर से विरोध हुआ, लेकिन इसका मुलायम सिंह की सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ा और मुलायम सिंह ने फूलन देवी पर लगे सभी चार्जेस वापस ले लिए। 1994 में फूलन देवी को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होते ही फूलन देवी ने उम्मेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। हालांकि फूलन देवी पहले से ज़्यादा ही मशहूर थी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकट से मिर्ज़ापुर सीट से फूलन देवी को सांसद के लिए चुनाव लड़ाया और फूलन देवी चुनाव जीत गईं। अब फूलन देवी दिल्ली पहुंच चुकी थी, वो नेता बन गई थी, जगह जगह जाती थी, भाषण देती थी। लोग फूलन देवी को बहुत ही पसंद करने लगे थे। साल 1998 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन इस दौरान फूलन देवी चुनाव हार गईं। 1999 में फिर चुनाव हुए और इस बार फूलन देवी फिर से चुनाव जीत गईं। फूलन देवी का ठिकाना अब दिल्ली बन गया था। वो आवंटित सांसद आवास में रह रही थी। इसी दौरान उन्होंने एकलव्य सेना नाम के संगठन का गठन किया। ये संगठन निसहाय और कमज़ोर लोगों की सहायता और उनकी सेवा के लिए बनाया था। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास में ही एक व्यक्ति पहुंचता है। उसका नाम था शेर सिंह राणा। वो फूलन देवी से मुलाकात करता है और कहता है कि वो उनके संगठन में शामिल होना चाहता है। फूलन देवी उसका स्वागत करती हैं और अपने हाथों से उसे खीर बना के खिलाती हैं। फूलन देवी को क्या पता था कि जिस व्यक्ति को वो खीर खिला रही हैं वो उनका दुश्मन बन के आया है। और खबर आई कि 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि उसने बहमेई घटना का बदला लिया है, लेकिन उनकी हत्या की वजह कुछ और ही थी। कहा जाता है कि उनकी हत्या एक राजनीतिक साजिश के चलते हुई थी। 25 जुलाई 2001 को वो संसद भवन से अपने आवास लौट रही थी। जब वो आवास के नज़दीक पहुंची तो अपनी गाड़ी से उतरकर अपने आवास को पैदल चलने लगी, लेकिन उनके आवास के बाहर पहले से ही 3 नकाबपोश उनकी हत्या करने के फिराक में उनका इंतज़ार कर रहे थे। और फूलन देवी जैसे ही अपने आवास के नज़दीक पहुंची तो तीनों नकाबपोशों ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब जांच हुई तो इस हत्या में फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह का भी नाम आया था। मात्र 38 साल की उम्र में फूलन देवी ने इतना कुछ हासिल किया जिसे बड़े बड़े धुरंधर नहीं हासिल कर सकते। ये थी फूलन देवी के जीवन की पूरी गाथा। इस कहानी को सुनने के बाद फूलन देवी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उन्हें डकैत कहना उनके साथ इंसाफ होगा, या फिर फूलन देवी समाज के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली एक विद्रोही क्रांतिकारी महिला थी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें और इसे
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि लोगों को फूलन देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनकी असलियत पता चले, ताकि जो लोग उनका गलत विश्लेषण करते हैं उन्हें सटीक जानकारी मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही खास वीडियो। मिलते हैं किसी अगली सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।